चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं, अक्सर उन्हें मंजिल मिलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चले चलिए चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं, अक्सर उन्हें मंजिल मिला नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था, है ना, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे सीजी एग्जाम शॉर्ट ट्रिक इन ऑल सब्जेक्ट पर। ठीक है, मैं हूँ रितेश साहू। और जैसा कि मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पहले मैं एक परिचय के रूप में दूंगा, है ना, कि स्टार्टिंग से लेके मराठा प्रशासन तक मतलब क्या क्या हमको पढ़ना है। और देखिए दोस्तों, सभी का ट्रिक तो पॉसिबल नहीं होता है हर चीज में, वो आप भी जानते हैं। ठीक है, तो जो जो मतलब मुझे लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाकर उसको याद करवाने की और उसमें जो जो विशेषताएं हैं उसको मैं अच्छे से बताते चलूँगा। तो सभी राजवंशों का, राष्ट्रीय राजवंशों का, क्षेत्रीय राजवंशों का हो, चाहे रामायण काल हो, महाभारत काल हो, महाजनपद काल हो, ठीक है, बौद्ध जैन के हों, ठीक है, महापाषाणिक काल, पूर्व पाषाणिक काल, उत्तर पाषाणिक काल हो, ठीक है, ये सब का ट्रिक अगर मुझे लगता है कि बनना है तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि सभी का ट्रिक तो हो नहीं पाता है दोस्तों, सबका ट्रिक तो बनता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। एक परिचय के रूप में आज इसको देखते हैं दोस्तों हम। ठीक है, परिचय परिचय के रूप में देख लेते हैं इसको। चालू करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, एक परिचय एक नजर में, मतलब आप इसमें ये जान पाएंगे, आपको कम से कम ये लेआउट छपा रहेगा कि भाई हमको ये पढ़ना है, इसके बाद ये राजवंश आता है, इसके बाद ये आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीन भागों में ये बटा हुआ है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, और मिलते हैं चित्रात्मक अवशेष। ठीक है, इसमें क्या है, बोली भाषा का वो नहीं हुआ था, जिसमें चित्रात्मक रूप से वो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवशेष मिले हैं वो यहाँ पर वर्णन होता है आद्य ऐतिहासिक में। और होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल दोस्तों वैदिक काल से लेके 1947 आजादी तक का। ठीक है, 1947 तक का रहता है, यहाँ से फिर हमारा चालू होता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य, चित्रात्मक अवशेष। ये यहाँ से हमको सर्वाधिक पाषाण के अवशेष या घेरे मिले हैं मान सकते हैं, इसीलिए इसको क्या है, पाषाण काल भी कहा जाता है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल को पाषाणिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने एरो बनाते हुए चला है कि इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखते चलेंगे। जैसे सबसे पहले ये ऐतिहासिक काल ही हमारा यहाँ से चालू होता है। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से हम चालू करेंगे तो रामायण, महाभारत, महाजनपद काल, उसके बाद राष्ट्रीय क्षेत्र के राजवंश के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रामायण। रामायण का जैसे ही आएगा अपना राम जी जो हैं उनके राम वन का पथ गमन में ये इसमें आ जाएगा। महाभारत काल में जो है वो रामायण के बाद महाभारत के बाद महाजनपद काल आएगा दोस्तों। महाजनपद काल में हम देखते हैं बौद्ध के साक्ष्य और जैन के साक्ष्य। ठीक है, बौद्ध के जो साक्ष्य का वो मिला है अवशेष, और जैन साक्ष्य अवशेष देखते हैं। अब आते हैं जैसे ही महाजनपद काल खत्म होता है, राष्ट्रीय राजवंश आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय राजवंश में हम देखेंगे पहले मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल और गुप्त वंश बोल सकते हैं, या वाकाटक वंश। इस वाकाटक वंश का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल का भी मैं जो जो मिले हैं, ठीक है, जैसे पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये चार काल होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसका मैं शॉर्ट ट्रिक बनाकर आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है।
ठीक है। इसके बाद आते हैं गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद वाकाटक वंश, वाकाटक वंश के बाद, ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय राजवंश है। कौन कौन सा? मौर्य, ठीक है, ये देख लीजिए, ये राष्ट्रीय राजवंश है। कौन कौन सा? मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक, ये राष्ट्रीय राजवंश है। इसके बाद आते हैं राजवंश स्थानीय। स्थानीय राजवंश में दोस्तों पहले आएंगे राजर्षि तुल्य वंश, फिर आएंगे सरकपुरी वंश, फिर पांडु वंश, ऐसे करके चलाया हूँ, ठीक है। ऐसे आया है, इधर से ऐसे चलते गए हैं, ठीक है। तो पांडु वंश, चंद्रवंश, नल वंश, नल वंश के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, पांडु वंश के बारे में भी आपको मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ठीक है। और नागवंश, नागवंश में दो आते हैं, कवर्धा के फड़ी नागवंश दोस्तों और छिंदक नागवंश, ठीक है। तो इसका भी मैं एक ट्रिक है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें मधुरांतक देव हैं, सोमेश्वर देव हैं, तो सोमेश्वर देव को किसने हराया, ये सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं सबसे लंबे समय काल तक चलने वाला कलचुरी शासन। कलचुरी शासन में दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस नंबर का राजा था, ठीक है, ये पूछता है, उसकी विशेषताएं पूछता है। तो सबसे ज्यादा इसी में लंबे समय काल तक चलने वाले हैं और इसी में सबसे ज्यादा लंबे राजा वगैरह हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा दोस्तों, जिसको आप हमेशा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कलचुरी वंश है। कलचुरी वंश के बाद चालू हो जाता है हमारा मराठा प्रशासन, जो कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन से चालू होकर पुनः भोसला शासन 1741 से चालू होगा तो 1854 पुनः भोसला शासन आते तक, ठीक है, ये मराठा प्रशासन रहते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन चालू हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक परिचय के रूप में था, ठीक है। आपको अगर इसके अलावा और कुछ अच्छा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो करिए दोस्तों, ये एक परिचय के रूप में था। धन्यवाद। आगे मैं चालू करूंगा आपका प्रागैतिहासिक काल। सो धन्यवाद।